Hello friends, welcome to my YouTube channel अधिगम हब। आई एम प्रीतिका जैन। जैसा कि हमने बताया था आपको कि हम 30-30 क्वेश्चन के सेट में साइकोलॉजी की सीरीज लाते रहेंगे। इस वाली सीरीज को आने में काफ़ी समय लग गया, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना ने काफ़ी कहर ढाया हुआ है। तो इसी बीच में मेरा भी स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब हो गया था। अभी सब ठीक है और हम सीरीज के साथ वापस आ गए हैं और अब आपको कंटिन्यू इस तरीके से 30-30 क्वेश्चन के सेट में सीरीज देखने को मिलेंगी बिना किसी विलंब के। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है। ऑप्शन है हमारे, प्रेरणा का अभाव, जीवन से ना जोड़ना, अधिगम परिस्थिति, कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। अधिगम की जो परिस्थितियां हैं वो अधिगम का अवरोधक नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परिकल्पनाओं का निर्माण अधिगम के जिस क्षेत्र से संबंधित है वो है। फर्स्ट है भावात्मक, सेकंड अभिवृत्त्यात्मक, थर्ड क्रियात्मक, फोर्थ संज्ञानात्मक। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा नंबर 4, संज्ञानात्मक। परिकल्पनाओं का निर्माण किससे संबंधित होगा? संज्ञानात्मक सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसने दिया। तो ऑप्शंस हैं हमारे, डॉक्टर मेके, सिम्पसन, योकम, वुडवर्थ। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा नंबर 4, वुडवर्थ। ये काफी एक अच्छा स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैविकीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया। इवान पेट्रोविच पावलोव ने, बर्दीमर ने, स्किनर ने या हल ने। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा नंबर 4। जो जैविकीय अनुबंधन का सिद्धांत है वो किसने दिया? वो दिया हल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधिगम का निष्पादन है, अभिवृत्ति, ज्ञान, कौशल या सभी। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा नंबर 4, सभी। अभिवृत्ति, ज्ञान, कौशल ये सभी अधिगम के निष्पादन हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बालक द्वारा अपने ज्ञान का सृजन स्वयं किया जाता है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक के अधिगम सिद्धांत से मेल खाता है। और ऑप्शन है हमारे, बांडुरा, मैस्लो, कुर्टलेविन और ब्रूनर। तो जो यहाँ पे ब्रूनर का सिद्धांत है उसमें ऐसा बताया गया है कि बालक द्वारा अपने ज्ञान का सृजन स्वयं किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। और गाइज मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब इस तरीके की सीरीज आपको मिलती रहेंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है, यह कथन देने वाले हैं ई ए पील, गेट्स वे अन्य, बर्नार्ड, गैरी स्टेनर। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा ई ए पील। पील ने ये स्टेटमेंट दिया है। इसमें जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो आप ये याद कर ले कि वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में ही अधिगम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैसे जैसे सीखने की मात्रा बढ़ती जाती है, सीखने की इच्छा कम होती जाती है, अतः अभिप्रेरणा सीखने में महत्वपूर्ण है। इस तथ्य का जिस सिद्धांत से संबंध है वो है। ऑप्शन है हमारे, अभिप्रेरणा सिद्धांत, समग्राकृति, कार्यात्मक प्रतिबद्धता, परिकल्पित निगमन सिद्धांत। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा 4th नंबर, यानी जो परिकल्पित निगमन सिद्धांत है वो इससे संबंधित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से अधिगम के संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र से संबंधित क्रिया है। ऑप्शन है हमारे, अनुभूति करना, स्पर्श करना, क्रोधित होना, कल्पना करना। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा, कल्पना करना। ये संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र से संबंधित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिद्धांत के अनुसार आवश्यकता की पूर्ति सीखने की प्रक्रिया का आधार है। ऑप्शन है संबंधवाद, उपलब्धि अभिप्रेरणा, अनुबंधन, सबलीकरण।
तो यहाँ पर जो हमारे आवश्यकता की पूर्ति की बात की गई है, तो ये किससे संबंधित होगा? ऑप्शन नंबर 4 सबलीकरण से संबंधित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रोत्साहन प्राप्त होने पर अंतर्नोद में कमी आने पर व्यवहार होता है। समायोजित, अनुकूलित, सबलीकृत, कुप्रबंधित। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 सबलीकृत। यानी जब प्रोत्साहन प्राप्त हो जाता है तो अंतर्नोद में कमी आती है, तो ये एक तरीके से सबलीकरण होता है, तो यहाँ पर जो व्यवहार होगा वो होगा सबलीकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानवतावादी अधिगम सिद्धांतकार है गेने, ब्रूनर, हल, रोजर्स। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा 4th नंबर। मानवतावादी अधिगम सिद्धांत किसने दिया? कार्ल रोजर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अधिगम की प्रक्रिया के 4 चरण कौन से हैं? तो ऑप्शंस में है हमारे, फर्स्ट है क्रिया, उद्देश्य, बाधा, प्रेरणा। तो ये नहीं होगा। सेकंड है प्रेरणा, बाधा, अनुगमन, लक्ष्य। ये भी नहीं होगा। फिर देखिए ये दो बचे हैं, इनमें से हम देखते हैं कौन सा होगा। लक्ष्य हेतु क्रिया अनुगमन, उद्देश्य क्रिया मूल्यांकन अनुगमन। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी उद्देश्य और अधिगम। अधिगम में ऐसा होता भी है कि सबसे पहले हम उद्देश्य निश्चित करते हैं कि मतलब हमें क्या प्राप्त करना है, हमारा गोल क्या है, उद्देश्य क्या है। उसके बाद क्रिया करते हैं, फिर हम मूल्यांकन करते हैं और फिर अनुगमन। तो उद्देश्य, क्रिया, मूल्यांकन, अनुगमन, ये 4 चरण होंगे होंगे अधिगम की प्रक्रिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर ये सिद्धांतों के नाम दिए हैं और प्राणी दिए हैं कि किसने किंग के साथ प्रयोग किया है। तो फर्स्ट है यहाँ पर संबंध, प्रत्यावर्तन, पूर्णाकार, चयन व संयोजन और प्रबलन। और इधर दिए हुए हैं बिल्ली, मानव शिशु, कुत्ता, बनमानुष और चूहा। यहाँ पर हमें बताना है कि किसका किसके साथ किसने किसके साथ प्रयोग किया है। तो देखिए इधर पहला है संबंध प्रत्यावर्तन। संबंध प्रत्यावर्तन जो सिद्धांत है उसमें किस पर प्रयोग किया गया है? तो वो है कुत्ता, सी नंबर का ऑप्शन होगा। और फिर आता है पूर्णाकार। जो पूर्णाकार है उस सिद्धांत में किसका किसके साथ प्रयोग हुआ है? तो उसमें है चूहा। फिर आता है चयन व संयोजन। चयन व संयोजन में जिसके साथ प्रयोग हुआ है तो वो है बिल्ली। एक सेकंड, ये जो सेकंड नंबर वाला है वो हमें थोड़ा सही करना पड़ेगा। पूर्णाकार में जो प्रयोग हुआ है वो हुआ है बनमानुष पर, और जो चयन व संयोजन है उसमें हुआ बिल्ली के साथ, और प्रबलन में हुआ है चूहे के साथ। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। ये थोड़ा गलत हो गया है, आप सही कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3 से मैच कर लीजिए। संबंध प्रत्यावर्तन होगा कुत्ता, पूर्णाकार होगा बनमानुष, चयन व संयोजन होगा बिल्ली, और प्रबलन होगा यहाँ पर चूहा। आई होप आपने ये थोड़ा ठीक कर लिया होगा, मैंने दोबारा भी बोल दिया है। इस तरीके से हम मैच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम है। ऑप्शन है हमारे संक्रियात्मक अधिगम, सूझ का सिद्धांत, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत और अनुबंधन। तो यहाँ पर जो बात की गई है समस्या के अचानक समाधान की, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा सूझ का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन एस आर अधिगम सिद्धांत से संबंध नहीं है? एस यानी स्टिमुलस और आर यानी रेस्पॉन्स। तो ये किससे संबंधित नहीं है? रिएक्शन भी कह सकते हैं हम इसे। और ऑप्शन है हमारे ब्रूनर, पॉवलव, स्किनर, थॉर्नडाइक। तो ये किससे संबंधित नहीं है? तो ये है, यहाँ पर आंसर आएगा ब्रूनर। नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि पॉवलव, स्किनर और थॉर्नडाइक ने स्टिमुलस और रेस्पॉन्स इन पर बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है पुनर्वलन, उद्दीपक अनुक्रिया, समग्राकृति प्रत्यक्षण, उद्दीपन सामान्य। तो देखिए यहाँ पर अंतर्दृष्टि अधिगम के परिणाम के बारे में बात हुई है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा समग्राकृति प्रत्यक्षण। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वातावरण अधिगम को प्रभावित करता है, कभी कभी, प्राय, कभी नहीं, सदैव।
तो देखिए यहाँ पर जो वातावरण है वो अधिगम को प्रभावित करता है, कब करता है, तो ऑप्शन नंबर 2 यानी प्राय, प्राय यानी सामान्यतः वो प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अभिक्रमित अधिगम निम्न में से किस पर आधारित है? क्षेत्र सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुकूलन, गेस्टाल्ट अधिगम, परंपरागत अनुबंधन। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 क्रिया प्रसूत अनुकूलन। अभिक्रमित अधिगम अधिगम किस पर आधारित है? क्रिया प्रसूत अनुकूलन। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्यक्ति का स्वयं की समग्र योग्यताओं व प्रतिभाओं के प्रति पूर्ण जागरूक होकर उनका प्रकटीकरण करने की आवश्यकता कहलाती है। ऑप्शन से हमारे मनोदेहिक आवश्यकता, संज्ञानात्मक आवश्यकता, युद्धचारिता की आवश्यकता, आत्म वास्तविकरण की आवश्यकता। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा आत्म वास्तविकरण की योग्यता, क्योंकि यहाँ पर जो व्यक्ति है उसकी स्वयं की योग्यता और प्रतिभाओं की बात की गई है, तो आत्म वास्तविकरण की आवश्यकता राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा अधिगम का मुख्य नियम नहीं है थॉर्नडाइक के अनुसार? तो देखिए यहाँ पर तैयारी, अभ्यास और प्रभाव ये दोनों मुख्य नियम है। इधर पूछा नहीं है, तो बहुप्रतिक्रिया का जो नियम है वो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, क्योंकि बहुप्रतिक्रिया का नियम कैसा नियम है? गौण नियम। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, अल्बर्ट बांडुरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत को किस नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है मौखिक अधिगम का सिद्धांत, चिन्ह अधिगम का सिद्धांत, अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत, अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल रोजर्स के अनुसार विषय केंद्रित शिक्षण अधिगम होता है प्रभावी, सार्थक, समाजोपयोगी, निरर्थक। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा समाजोपयोगी, कार्ल रोजर्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगत छाटिए, इसमें हमें बताना है कि इनमें से कौन सा असंगत है। मानवतावादी सिद्धांत, मैस्लो और रोजर्स इन्होंने दिया, बिल्कुल सही है। संज्ञानवादी सिद्धांत किसने दिया? पियाजे और ब्रूनर, ये भी बिल्कुल सही है। समग्राकृति सिद्धांत वर्दीमर कॉलर, ये भी सही है। फिर आता है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, ये बांडुरा और टॉलमैन दे रखा है, जो कि गलत है, क्योंकि एसआर यानी एसआर थ्योरी किसने दी थी? वो दी थी थॉर्नडाइक ने। तो यहाँ पर थॉर्नडाइक आंसर होगा और ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। सीखना संज्ञानात्मक मानचित्र को निर्मित करना है किस सिद्धांत के अनुसार? तलरूप सिद्धांत, संरचनात्मक अधिगम, संकल्पना मानचित्र निरूपण, चिन्ह गेस्टाल्ट। तो यहाँ पर जो आंसर होगा हमारा वो होगा संरचनात्मक अधिगम, क्योंकि यहाँ पर देखिए मानचित्र को बनाने की बात कही है कि सीखना संज्ञानात्मक मानचित्र को निर्मित करना है, तो इधर संरचनात्मक अधिगम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पॉवलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में पहले भोजन और उसके बाद ध्वनि उत्पन्न की गई, पहले ध्वनि प्रस्तुत किया गया, भोजन और ध्वनि साथ साथ दिए गए, या केवल भोजन प्रस्तुत किया गया? तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर होगा नंबर 2। इसमें शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत था, इसमें पहले ध्वनि भेजी जाती है, ध्वनि की जाती है और उसके बाद भोजन प्रस्तुत किया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से, श्रव्यदर्शी सामग्री से। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा संपर्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है रटने से, ज्ञान हस्तांतरण से, अनुभव में नवीन अर्थ खोजने से, उक्त में से कोई नहीं। तो देखिए नवीन ज्ञान की प्राप्ति होगी अनुभव और नवीन अर्थ खोजने से, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम क्रिया प्रभावित होती है विद्यालय के भौतिक पर्यावरण से, विद्यालय के मनोवैज्ञानिक पर्यावरण से, विद्यालय के भौतिक व मनोवैज्ञानिक पर्यावरण से, या उक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अधिगम क्रिया है वो विद्यालय के भौतिक और मनोवैज्ञानिक पर्यावरण दोनों से प्रभावित होगी, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम आज की सीरीज का,
और इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और जो भी कोई नया आया है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि तब भी कोई नई यहाँ पर क्लास आएगी, नई सीरीज आएगी तो आपको पता चल जाएगा, आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर लें, और प्लीज़ अगर आपको अच्छे लगे हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करके जाइएगा। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इधर एक कथन दिया गया है कि मैस्लो के अनुसार सर्वोच्च आवश्यकता आत्मसिद्धि है। आपने देखा होगा मैस्लो ने जो बताए थे उनमें एक पिरामिड के थ्रू बताए थे, तो उनमें जो सर्वोच्च सबसे ऊपर पर था वो आत्मसिद्धि रखा था। और उधर इसका एक स्पष्टीकरण दिया है कि विकास संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने के बाद ही उत्तरजीविता संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मानव अधिगम करता जाता है। अब इधर बताना है कि स्टेटमेंट दिया हुआ है और एक्सप्लेनेशन, इनमें से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो देखिए ऑप्शन से हमारे कथन व स्पष्टीकरण दोनों सत्य हैं, कथन सत्य और व स्पष्टीकरण असत्य है, कथन असत्य एवं स्पष्टीकरण सत्य है, कथन व स्पष्टीकरण दोनों सत्य है। तो देखिए यहाँ पर जो कथन है वो तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो मैस्लो ने पिरामिड के थ्रू आवश्यकताएं बताई थी उनमें सबसे ऊपर पर आत्मसिद्धि रखा था, तो कथन यहाँ पर बिल्कुल सत्य है। लेकिन इन्होंने कहीं भी ऐसी बात नहीं कही है कि विकास संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने के बाद ही उत्तरजीविता संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मानव अधिगम करता जाता है, कहीं पर भी ऐसी बात नहीं हुई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 कि कथन तो सत्य है लेकिन स्पष्टीकरण उसका असत्य है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से हमारे साइकोलॉजी के 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और मैं आपको कम से कम 500 क्वेश्चन करवाने वाली हूँ कंप्लीट, और वो 30-30 क्वेश्चन के सेट में आते रहेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए। थोड़ा बीच में विलम्ब हो गया लेकिन अब नहीं होगा, क्योंकि वो स्वास्थ्य खराब था, लेकिन अभी सब ठीक है और इस तरीके से क्वेश्चंस आते रहेंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।